जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, सभी विद्यार्थीगण, विषय बहनें, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप जान पा रहे हैं, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की वैकेंसी जो आप कर रहे थे, अब बहुत देर नहीं है। हालांकि फॉर्म कभी से भी फिलअप होना चालू हो सकता है। आप अपनी तैयारी अनवरत रखें दोस्तों। उसी को देखते हुए आपकी हिंदी भाषा जो भी है सिलेबस वाइज आपका भाई, आपका दोस्त स्टार्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थीगण हैं वो जुड़ जाएं, पढ़ें फटाफट और कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं हल करना है। हालांकि मैंने ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसलिए दिया, जैसे कि कुछ प्रश्न, ताकि आपके दिमाग पर लोड पड़े। तो याद रखना, अभी तो वैकेंसी आई नहीं है दोस्तों। जैसे ही फॉर्म फिलअप चालू होना और हो जाए ना, तो याद रखना आप अपनी गति और तेज कर लेना। हालांकि मैं जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी आप प्रैक्टिस मत करिएगा, प्रैक्टिस से कभी मत करिएगा, वो करिएगा आप लास्ट में जब 1 महीना बचेगा एग्जाम के। अभी आप जितना थ्योरी हो पाए उतना पढ़िए, है ना दोस्तों। आइए आज हम कुछ प्रश्न लेकर आएंगे बड़ विचार का। प्रश्न पहला क्या है दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है और जरा देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, गलती मत करिएगा, इसे क्या कहा जाता है, वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो होती है टोटल 52 होती है। मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 56। साधारण वर्णों की संख्या होती है 44। सारी भूमिकाओं पर मैंने चर्चा किया है। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो कहते। ऐसे याद रखना, चाहे ये 6 नहीं कोई भी हो, 6 के बाद क्या आता है, 6, त्रय, ज्ञ और स्रा। तो त्रय का क्रम किसके बाद आएगा, तय के। ज्ञ का क्रम आएगा जय के। स का क्रम आएगा स के। यानी जब हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क के। यानी हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क के। ऐसे त्रय, ज्ञ, स का क्रम त, ज और सा के बाद आएगा, याद रखना। इसके साथ साथ मैंने लिखा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। विद्यार्थीगण अगर आपसे पूछे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है, वो शब्द होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो होती है वो शब्द होती है। लेकिन भाषा की सार्थक इकाई सिर्फ पूछे ना, तो जवाब क्या देना है दोस्तों, वाक्य देना है। जितना बता रहे उतना सुन लेना है, याद रखना है, याद करना है। इसके साथ साथ विद्यार्थीगण भाषा से संबंधित तमाम भूमिकाओं पर मैंने चर्चा किया है। भाषा की सबसे छोटी, सबसे बड़ी, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी बड़ी, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी या बड़ी, भाषा के कितने अंग होते हैं, भाषा से संबंधित तमाम भूमिकाओं पर मैंने प्रश्न रखा है। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, याद रखें, जाके देखिएगा। वर्ण विचार से संबंधित, भाषा से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न रखा है, आप पढ़ सकते हैं। आइए यहाँ क्या कर रहा है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में हो की जाती है और न व्यंजन में की जाती है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है, याद रखना, उसी क्या कहा जाता है, उसी अयोगवाह कहा जाता है। उसी क्या कहा जाता है, अयोगवाह। दोस्तों अयोगवाह 2 होते हैं, आप जानते हो, अंग और क्या होते हैं, आहा होते हैं। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अंग और आहा को अयोगवाह कहा जाता है। इनकी संख्या 2 होती है। अनुस्वार और विसर्ग यानी अंग और आहा का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है, छोटा ए के साथ होता है। अंग और आहा जो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग वर्ण के 2 अंगों में से स्वर के साथ होता है, व्यंजन के साथ नहीं होता है। तमाम भूमिकाओं पर मैंने चर्चा किया है। आइए दोस्तों, फिर क्या है, यहाँ देखो, घोष का दूसरा नाम ना करके, यहाँ देखो पहले स और छ, तालव्य सकार और ये 6 का उच्चारण स्थान है, क्या है दोस्तों, तालु। क्या है, तालु है, क्योंकि जो च वर्ग होता है उच्चारण स्थान तालु होता है। अब च, छ, ज, झ, ञ, इसके साथ साथ विद्यार्थीगण ई,
या औस्य भी क्या होता है, तालु होता है। देखो सघोष का दूसरा नाम पूछे तो सघोष का दूसरा नाम क्या होता है, घोष होता है। गलती मत करिएगा, सघोष का दूसरा नाम क्या होता है, घोष होता है। इसके साथ साथ अयोगवाह का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है दोस्तों, अयोगवाह का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है, तो याद रखिएगा हमेशा और हमेशा छोटा है। एक बार इसकी साथ लो दोस्तों, देखते रहना नहीं तो गलत करोगे। अयोगवाह का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है, छोटा ए के साथ। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, तो याद रखना सबसे अधिक समय लगता है प्लुस स्वर में। लेकिन जो हमारा दीर्घ स्वर होता है उसको पढ़ने में हर्ष स्वर से अधिक तथा प्लुस स्वर से कम समय लगता है। याद रखना जिन शब्दों के अंत में ए आ जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे अकारांत कहते हैं। बड़ा आ जाता है अकारांत कहते हैं, याद रखना। कह रहा स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर। सब एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही आएंगे दोस्तों, याद रखना। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो दो। एक होता है सघोष, एक होता क्या, अघोष होता है दोस्तों, है ना। कह रहा है क ग ज फ ध्वनियां किसकी भाषा के हैं, तो याद रखना इनसे बने शब्द अरबी या फारसी भाषा के शब्द होते हैं जो कि विदेशी भाषा के शब्द कहलाते हैं। जो कि क्या कहलाते हैं दोस्तों, विदेशी भाषा के क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। याद रखना विदेशी भाषा के शब्दों के अंतर्गत तुर्की, पुर्तगाली, अरबी, फारसी ये सब आते हैं। किस वर्ग के वर्ण को द्वित्व व्यंजन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, किस वर्ग के वर्ण को द्वित्व व्यंजन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो महाप्राण को द्वित्व व्यंजन के रूप में नहीं लिखा जा सकता। द्वित्व व्यंजन या द्वित्व वर्ण किसे कहा जाता है विद्यार्थीगण, मैंने कक्षा में बताया, वीडियो में बताया। जैसे मैंने शब्द लिखा दिल्ली, जैसे मैंने लिखा बिल्ली, जैसे मैंने लिखा बच्चा, जैसे मैंने लिखा सच्चा। मैंने बताया बीच का वर्ण जब आधा हो, जब किसी शब्द में बीच का वर्ण आधा हो, बाद वाला वर्ण पूरा हो, बीच वाला वर्ण आधा हो, बाद वाला पूरा हो, बीच वाला आधा हो, बाद वाला पूरा हो, लेकिन वर्णों की स्थिति समान हो। आधा ला है तो पूरा ला गिराया, आधा ला है तो पूरा लाया, आधा चाहे तो पूरा चाया, इन्हीं को द्वित्व व्यंजन या द्वित्व वर्ण कहा जाता है। लेकिन जैसे अगर मैंने लिख दिया मक्खन, मक्खन लिख दिया, अंबर लिख दिया, देखो बीच वाला वर्ण आधा, बाद वाला पूरा है, बीच वाला आधा, बाद वाला पूरा है, लेकिन यहाँ वर्णों की स्थिति सेम नहीं है, वर्णों की स्थिति सेम नहीं है। आधा का के बाद पूरा खा आ गया, आधा माँ के बाद पूरा बा आ गया, तो याद रखना ये द्वित्व व्यंजन ना होकर, ये द्वित्व वर्ण ना होकर इन्हें संयुक्त वर्ण कहा जाता है, संयुक्त वर्ण कहा जाता है। जैसे मैंने एक अनाज का नाम लिखा मक्का, ये द्वित्व व्यंजन है, का आधा है, फिर पूरा वर्ण आया का, ये क्या है, द्वित्व व्यंजन है। बात समझ गए। देखो महाप्राण को द्वित्व व्यंजन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, याद रखना। दूसरा और चौथा वर्ण। फिर कह रहा है तालु की स्थिति के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, तालु की स्थिति के आधार पर वर्णों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 4। एक होता है क्या विद्यार्थीगण, समृद्ध, असमृद्ध, विपरीत, अर्धविपरीत। एक बार इसके साथ दो दोस्तों। जी हाँ, तो प्रिय विद्यार्थीगण मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से यदि तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट में अभी भी कह रहा हूँ, वीडियो पढ़िए, जाके देखिएगा, ऑलरेडी आप पढ़ सकते हो, है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस के विद्यार्थीगण देर ना करें, हिंदी तो कभी गलत मत करिएगा और कंसेप्ट वाइज पढ़ के जाइएगा। एक बार वीडियो विद्यार्थीगण ये अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। यदि पहली बार है तो आप पढ़िएगा, कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़िएगा। विद्यार्थीगण आज तक मेरी कक्षा यहीं तक होगी, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।